हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आचार्य नरेंद्र कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हूँ। आप देख रहे हैं डीसी पॉइंट। तो जो यूपी कैटेट 2021 है, इसमें जो पीएचडी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर में कुल 200 प्रश्न आते हैं। इन 200 प्रश्नों में से जो 60 प्रश्न रहेंगे वो आपके एग्रीकल्चर के रहेंगे। तो जो एग्रीकल्चर है इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स में से डिवाइड किया गया है और ये कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं इसे हम देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सस्य विज्ञान भाग 1, जिसे एग्रोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो इन 60 प्रश्नों में से एग्रोनॉमी में कुल 25 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो 60 में से 25 तो इसके हो गए। 15 क्वेश्चन आते हैं सस्य विज्ञान भाग 2 हॉर्टिकल्चर के। बात करें एग्रोनॉमी में, तो एग्रोनॉमी में हम फसलें पढ़ेंगे, सॉइल साइंस मृदा विज्ञान पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन सस्य विज्ञान भाग 2 जो है हॉर्टिकल्चर, इसमें फल सब्जी इन सभी की फसलें हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आता है कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 10 क्वेश्चन आते हैं कैडेट में और 10 क्वेश्चन पशुपालन के। तो इन चारों के मिला के कुल 60 क्वेश्चन हो रहे हैं यूपी कैडेट के। ठीक है, तो जो भी पीएचडी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके 60 प्रश्न एग्रीकल्चर से आने वाले हैं, चाहे पीएचडी ग्रुप हो, चाहे पीसीबी ग्रुप हो या पीसीएम ग्रुप हो। सभी में जो इनका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे पीएचडी का है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को वरीयता दी जाएगी, इसलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए स्टडी करें। तो हमारा ये एग्रोनॉमी का एग्रीकल्चर का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग एग्रोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। तो बात करें जनरल एग्रीकल्चर की, तो एग्रोनॉमी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है वो हम आपको बता दें यहाँ पर। तो जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजर और कल्चरा नाम के 2 शब्दों से लिया गया है। कौन कौन से? एजर और कल्चरा। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। एजर का अर्थ होता है हिंदी में भूमि या खेत, लैंड या फील्ड, और जो कल्चरा है उसका अर्थ होता है मैनेज या कल्टीवेशन, मीन्स उसका प्रबंधन। तो भूमि का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। देखा जाए तो एग्रीकल्चर में क्या है कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी को किससे पूरा किया जाता है? एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में सब कुछ आएगा, फसलों का उत्पादन भी आएगा, पशुओं का प्रबंधन आएगा, फिशरीज मत्स्य उत्पादन, सारा कुछ ये सब एग्रीकल्चर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको ट्रिक बता देते हैं जिससे कि ये वर्ड आपको याद हो जाए। जैसे लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, लैटिन, ग्रीक और अरेबिक। जब भी किसी भी साइंस कोई भी कोर्स है उसके पीछे अगर कल्चर शब्द आ रहा है, जैसे फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, तो इसमें सभी आप देख पा रहे होंगे कल्चर कल्चर आ रहा है। ठीक है, तो ये किस भाषा से आए हैं? ये लैटिन भाषा से उत्पादित है, डिराइव्ड है। ठीक है, तो ये हो गया लैटिन के। फिर है ग्रीक की बात करें, किसी भी साइंस के लास्ट में वाई आए या नॉमी आए या लॉजी नाम का शब्द है, जैसे एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, ये सब क्या है? ये सब ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे एग्रोनॉमी हो गया, पेडोलॉजी हो गया। आपको पता होगा एग्रोनॉमी में हम फसलों का अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन। देखो, फ्लोरिकल्चर और एंथोलॉजी 2 शब्द आते हैं। तो एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम बस फूलों का अध्ययन करेंगे, जबकि फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती करेंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में फलों का, सब्जियों का, ओलेरिकल्चर में कुकर बिट्स का जो सब्जियां होती हैं वो ओलेरिकल्चर में स्टडी करते हैं। तो ये तो था ग्रीक। बात करें लैटिन ग्रीक की, जैसे अब एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद है इसमें, जैसे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के लास्ट में लॉजी आ रहा है, लेकिन ये ग्रीक नहीं है, ना ही ये लैटिन है। ये किसमें है? लैटिन ग्रीक में। ये कह सकते हैं मिक्सचर है 2 शब्दों से, जैसे कि जो पोमोलॉजी है वो पोमम और लोगस नाम के 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, पोमम मीन्स फ्रूट्स होते हैं, लोगस मीन्स होता है टू डिस्कोर्स, उसका अध्ययन करना। तो फलों का अध्ययन करना किसमें आएगा? पोमोलॉजी में। ये ध्यान रहे, ये यूपी में पूछा भी गया है 2 बार, तो इसको हाईलाइट कर लें। लैटिन ग्रीक शब्द है पोमोलॉजी, पोमम और लोगस नाम के 2 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है अरेबिक वर्ड, ये भी 1-2 बार पूछा गया है। जैसे कि अरेबिक में आता है मानसून। मानसून किस शब्द से लिया गया? मौसम से। और मौसम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, अरेबिक वर्ड है। ठीक है, तो ये चीज मैं एक बार फिर क्लियर करा दूं आपको। एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है, एजर और कल्चरा से मिलकर बना है। एजर मीन्स होता है लैंड या फील्ड, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन या मैनेज, उसका प्रबंधन करना। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चर। इसी हिसाब से कहीं भी पूछा जाए 1-2 प्रश्न हमेशा ही इस टाइप से आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे भी जो कैडेट का एग्जाम है वो 17 जून को होने वाला है, 16 से 17 जून के बीच होगा। जैसा कि अभी मार्च चल रहा है, आपके पास मात्र 3 महीने का समय है, जो भी करना है इन 3 महीनों में ही करना है, इसलिए लेक्चर बिल्कुल। तो बात करें एग्रोनॉमी की, जैसा कि एग्रीकल्चर का जो पहला सब्जेक्ट था एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान भाग 1। ठीक, तो एग्रोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं यहाँ पर, एग्रोस और नोमोस। ठीक है,
तो एग्रोस मीन्स क्या होता है, भूमि होता है, नोमोस मीन्स प्रबंधन करना। तो ये हो गया हमारा एग्रोनॉमी। एक चीज और क्लियर करा दें आपके यहाँ पर कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। मोस्टली बच्चे एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में हम सब करेंगे, चाहे फसल हो, पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, मत्स्य पालन हो, ये सभी प्रकार के, चाहे मधुमक्खी पालन हो, ये सभी आ जाएंगे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा टर्म है, जबकि जो एग्रोनॉमी है इसमें सिर्फ हम फसलों का ही अध्ययन करेंगे और कुछ भी नहीं। तो एग्रोनॉमी में क्या हुआ, फसलों का अध्ययन और फसलों की खेती, भूमि का प्रबंधन, बस ये किस में आएगा, एग्रोनॉमी में। लेकिन एग्रीकल्चर में फसल भी आएगा, पशुपालन भी आएगा, मत्स्य पालन भी आएगा, मधुमक्खी पालन भी आएगा, रेशम पालन भी आएगा। ये सभी जो है एग्रीकल्चर में कंबाइंड रूप से आएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। तो जैसा कि बताया था, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस मीन्स क्या होता है, भूमि, और नोमोस मीन्स प्रबंधन करना। बात करें फादर ऑफ एग्रोनॉमी की, तो सस्य विज्ञान के जो जनक हैं, पिता है इसके पीटरो डे क्रेसेंजी। अच्छा, इन्हें ही क्यों पिता बोला गया, क्योंकि इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, इसका नाम ये हाईलाइट कर लें, चाहे तो अपनी नोट्स में लिख लें, ओपस रूरेलियम कॉमोडोरम। इस बुक में इन्होंने बताया था, सबसे पहले उनका जो क्रॉप्स थी उनका संग्रह किया था, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो इतिहास में सबसे पहले इन्होंने किया, इन्होंने लिपिबद्ध तरीके से उसे अपनी पुस्तक में लिखा, तो इसलिए इन्हें सस्य विज्ञान का, एग्रोनॉमी का पिता बोला जाता है। किसे बोला जाता है, पीटरो डे क्रेसेंजी को। इनका जो जीवन काल है वो 1230 से 1307 ईस्वी तक रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट्स करते चलें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे, आज सामान्य कृषि के बारे में ही। तो जैसा कि ये लेक्चर सामान्य कृषि का है, तो आज हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ। 1-2 क्रांति हमेशा ही यूपी कैडेट में पूछी गई है, चाहे यूपी कैडेट हो, ICR हो, BHE हो, इनसे क्वेश्चन नॉर्मली आते ही रहते हैं। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले कुछ कंफ्यूजिंग वाली थोड़ी क्रांति है, जिसमें थोड़ा संशय बच्चों को रहता है। जैसे ये देखो, सुनहरी रेशा क्रांति, इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो जो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है वो जूट के उत्पादन से है, ध्यान है, जूट के उत्पादन। जूट से क्या बनाती है, जो ये टाट बोरे वगैरह बनते हैं वो जूट से बनते हैं। तो जो सुनहरी रेशा क्रांति है वो है जूट के उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन वो है फल के उत्पादन से। फल के उत्पादन हो या शहद के उत्पादन हो। यहाँ पर कभी कभी हॉर्टिकल्चर भी दे देते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कि हॉर्टिकल्चर से भी जो है ये संबंधित रहती है, ठीक है। फिर है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है वो कपास से है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कि यहाँ भी फाइबर आता है, जो इसका होता है वो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन हो और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हो, इसमें जो है सिल्वर वाला कपास में जाएगा और गोल्डन वाला जूट में, ठीक। चाहे तो आप ये सब नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिखते भी रहें। दूसरा, चौथा इसमें सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर जो क्रांति है वो अंडा उत्पादन से या पोल्ट्री से, ठीक। नेक्स्ट है काली क्रांति। तो जो काली क्रांति है इसमें, तो काली क्रांति किसमें आएगी, पेट्रोलियम के उत्पादन से हो, चाहे बायोफ्यूल हो। बायोफ्यूल आप जानते होंगे कि जेट्रोफा से बनाया जाता है, बायोफ्यूल और जेट्रोफा, ये तीनों किसमें आएंगे, काली क्रांति में। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन किसमें आएगी, मत्स्य उत्पादन से, मछलियों के उत्पादन में। नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। जो ब्राउन रेवोल्यूशन है वो खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है कि जो भी फल सब्जियां होते हैं उनको लंबे समय तक जो स्टोर किया जाता है, संग्रह किया जाता है, उसका अध्ययन इसमें करेंगे। तो उसी के लिए क्रांति है फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति को उर्वरक उत्पादन या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से जाना जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 9वीं है गुलाबी क्रांति, इसको इंग्लिश में पिंक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। कभी कभी झींगा ना देके हिंदी में ही प्राण लिख देते हैं, ये प्राण ऐसा लिखा मिल जाएगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर प्राण मिल जाए तो उसको टिक करना रहेगा आपको। तो गुलाबी क्रांति होगी प्राण से। नेक्स्ट है लाल क्रांति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। तो रेड रेवोल्यूशन किससे होगी, टमाटर से और मांस के उत्पादन से, क्योंकि इन दोनों का कलर लाल होता है ना, इस वजह से ये लाल क्रांति में चले जाएंगे। नेक्स्ट है गोल क्रांति। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, गोल क्रांति किस में जाएगी, आलू उत्पादन से। यहाँ बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि गोल क्रांति आलू में जा रही है और जो सिल्वर है वो अंडे में। ये नहीं कि गोल समझ के आप अंडा लगा दें, गलत हो जाएगा। गोल क्रांति किस में जाएगी, आलू के उत्पादन से। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। इसी में एक और टर्म आता है ऑपरेशन फ्लड। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो ऑपरेशन फ्लड है,
ऑपरेशन फ्लड ये भी दुग्ध के उत्पादन से ही है। ऑपरेशन फ्लड किससे? दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के फादर कौन है? वर्गीज कुरियन। अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और डेयरी उद्योग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीली क्रांति। नाम से ही है पीली क्रांति, तो ये किसमें जाएगा? तिलहन के उत्पादन से। तिलहन वाली फसलें कौन सी होती हैं जिसमें हमें तेल प्राप्त होता है? जैसे ऑयल सीड क्रॉप्स हो गए, सरसों हो गई, और इसी संबंधित काफ़ी क्रॉप्स मिल जाती हैं। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। हरित क्रांति, इसको ग्रीन बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। हरित क्रांति है अनाज के उत्पादन से। अनाज में जैसे सारी फसलें होंगी, गेहूँ, चावल, ये सब जो है अनाजों में आते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हरित क्रांति अगर पूछा जाए कि विशेष तौर पे किस फसल पर ये लागू हुई थी, तो हरित क्रांति जो है वो गेहूं पर लागू हुई थी 1966 और 67 में। ठीक है। तो इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं अनाज के उत्पादन से। नेक्स्ट है हमारा इंद्रधनुषी क्रांति या रेनबो रेवोल्यूशन। जो रेनबो रेवोल्यूशन है वो सभी सेक्टर में, ऑल सेक्टर मीन्स ये सभी क्रांतियों को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहना किसमें आता है? इंद्रधनुषी क्रांति में, रेनबो रेवोल्यूशन में। आप जानते होंगे इंद्रधनुष में काफ़ी रंग होते हैं ना, तो उसी वजह से मतलब सभी को ये कवर अप करेगी। फिर आता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन की हिंदी होती है सदाबहार या सतत टाइप का। तो नेक्स्ट है परभनी क्रांति। ये भी 2-3 बार यूपी कैडेट में पूछा गया है। तो इनको वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इनको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन आते रहते वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो परभनी क्रांति किसमें है? भिंडी के उत्पादन से। तो ये सभी क्रांतियाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लिख भी सकते हैं, इनको नोट्स डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इनमें से 1-2 क्रांति हमेशा ही कैडेट में पूछी गई है। बात करें कैडेट की तो 3 महीने बचे हैं आपके पास, अच्छे से पढ़िएगा। अब हम इसमें जानेंगे कृषि विशेषज्ञों का क्रांतियों में क्या महत्व था। तो जो कृषि विशेषज्ञ हैं हमारे, पहले नंबर पे है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज नोन एज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ओके। तो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला है इस कार्य के लिए। साथ में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है व्हीट रेवोल्यूशन, गेहूं क्रांति। ठीक है। व्हीट रेवोल्यूशन पूछी भी जाती है। तो इनसे हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए, और इनकी एक पुस्तक जिसका नाम था व्हीट रेवोल्यूशन। ओके। तो ये हो गया क्लियर। सेकंड पे है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, N.E. बोरलॉग। ये एक अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, पेशे से ही प्लांट पैथोलॉजिस्ट से पूछा जाता है। ओके। ये भी हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन ये कहाँ पर है? विश्व में। ये पूरे दुनिया की बात हो तो वहाँ पर डॉक्टर N.E. बोरलॉग आएंगे। भारत की बात हो तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आएंगे। ओके। और इन्हें इसी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 में। तीसरे नंबर पे आते हैं वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के पिता हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दुग्ध उत्पादन से। ओके। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी और इसके पिता है वर्गीज कुरियन, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। नेक्स्ट है हमारा टर्म ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड बहुत ही फेमस वर्ड है। तो ऑपरेशन फ्लड भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसकी ड्यूरेशन थी 1970 से 1996 तक। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार। तो वर्गीज कुरियन सर को इस कार्य के लिए क्या मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में मिला था। और जो है विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करें तो इन्हें कितने पुरस्कार मिले? मैग्सेसे और विश्व खाद्य पुरस्कार किन्हें मिला? वर्गीज कुरियन को। क्यों मिला? ये श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन में इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। नेक्स्ट है हमें डॉक्टर के.एल. चड्ढा। तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा किससे संबंधित? सुनहरी क्रांति से, क्योंकि सुनहरी क्रांति के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही कार्य किए थे। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित? फलों के उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर से, जैसे कि हम पहली क्रांति आपको बता चुके हैं। साथ में हमारी एग्रीकल्चर की बुक भी आ चुकी है अमेजन कैंडले पर, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है।